एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैंक और उसकी टीम ऑपरेशन आइस ब्रेकर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें पता लगता है कि क्रेजी एट हैंक का खबरी था और क्रेजी एट काफी लंबे टाइम से हैंक के साथ काम कर रहा था और उसी ने अपने ब्रदर एमिलियो को भी पकड़वाने में हेल्प की थी। साथ ही वो ये भी बात करते हैं कि जो मेथ उन्होंने साइट से बरामद किया था वो मेथ बहुत ही प्योर और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मेथ था। वो मेथ सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का था और इस मेथ को बनाने वाला बहुत ही प्रोफेशनल कुक है और इस मेथ को बहुत आसानी से बहुत बड़े लेवल पे सेल किया जा सकता है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एमिलियो और क्रेजी एट दोनों ही शहर से गायब हो चुके हैं, यानी शहर में अब कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी आ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक और मरी वॉल्ट फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत चल रही होती है, तब हैंक वॉल्ट से पूछता है कि वॉल्ट स्काइलर से कैसे मिला था। वॉल्ट अपनी स्टोरी बताने लगता है। जब वॉल्ट बता रहा होता है उसी के साथ स्काइलर रोने लगती है, क्योंकि वॉल्ट की कैंसर की न्यूज़ सुनने के बाद से स्काइलर काफ़ी डिप्रेस्ड होती है। सभी स्काइलर से पूछते हैं कि उसे हुआ क्या। स्काइलर कहती है कि ये बात वॉल्ट से पूछो। तब वॉल्ट फाइनली सबको बताता है कि उसे लंग कैंसर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए। तब मरी कहती है कि हम वॉल्ट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट करवाएंगे बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से। साथ ही हैंक वॉल्ट से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसी और उसके दोस्त उसके घर में होते हैं। तब उसका एक दोस्त उस मेल्टेड छत को देखता है और जैसी से उसके बारे में पूछता है। जैसी उसकी बात का सही से जवाब नहीं देता, उस बात को टाल देता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी मैथ कुक करते हो। जैसी उन दोनों को वॉल्ट के बनाया हुआ वो नया मैथ टेस्ट करवाता है। नेक्स्ट सीन में जैसी अपने घर से निकल जाता है और अपने मॉम डैड के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो दो डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के बाद बहुत ही डिप्रेस्ड होता है और वो अकेले नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो अपने मॉम डैड के घर चला जाता है। उसके मॉम डैड के घर को देख के पता लगता है कि उसके मॉम डैड काफ़ी अमीर है और जैसी एक बहुत बढ़िया फैमिली को बिलोंग करता है। जैसी वहाँ जाके भी दिन भर सोता रहता है और साथ ही अपने छोटे भाई जेकब के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। जेकब को हमें देख के लगता है कि वो काफ़ी स्टूडियस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और जेसी का बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके पेरेंट्स भी जेसी को एक डिसअपॉइंटमेंट ही मानते हैं और जेकब के लिए काफ़ी प्राउड फील करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि स्काइलर वॉल्ट की बहुत बढ़िया तरीके से केयर कर रही होती है और उसे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। स्काइलर एक बहुत ही बढ़िया ऑन्कोलॉजिस्ट से वॉल्ट की अपॉइंटमेंट बुक करती है। साथ ही वॉल्ट को बताते हैं कि हमें $5,000 डिपॉजिट करने होंगे। वॉल्ट कहता है कि ये $5,000 मैं डिपॉजिट करवा दूंगा। वॉल्ट क्रेजी एट से मिले उन पैसों को निकालता है और अपने साथ ले जाता है। वॉल्ट जब पैसे डिपॉजिट करने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है उसके पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। वो काफ़ी डर जाता है और अपनी गाड़ी रोक लेता है, बट वो पुलिस की गाड़ी आगे निकल जाती है। जब वॉल्ट पैसे जमा करवा रहा होता है तो उसकी लाइन में एक स्टॉक ब्रोकर भी होता है, जो कि काफ़ी बदतमीज और डिसरिस्पेक्टफुल आदमी होता है। वॉल्ट भी उसकी बातें सुन रहा होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसी को उसके दोस्तों का कॉल आता है और ये वही दोस्त हैं जो जैसी के घर पे मैथ ट्राई कर रहे थे। वो जैसी से कहता है कि उसके पास जितना भी मैथ पड़ा है उसके एक दोस्त के भाई को वो सब मैथ परचेज करना है और जैसी उस डील को फाइनल कर देता है। नेक्स्ट दिन जैसी वॉल्ट से मिलने उसके घर पे आता है। वॉल्ट जैसी को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे घर से निकलने को कहता है। वॉल्ट उससे कहता है कि मेरे घर में क्यों आए, अगर तुम्हें स्काइलर देख ली थी तो क्या होता। तब जैसी कहता है कि मैंने बहुत ही केयरफुली स्काइलर के घर से बाहर जाने के बाद ही घर में कदम रखा है। जैसी कहता है कि अगर हम ऐसा मैथ और कुक करें तो हम और भी कमा पाएंगे, क्योंकि इस मैथ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन वॉल्ट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वैसे घर से बाहर निकलने को कहता है। लेकिन जैसी वॉल्ट का शेयर यानी कि 50% जो कि था $4,000 उसे दे के जाता है, क्योंकि जो मैथ उन्होंने बनाया था वो सब सेल हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट, स्काइलर और उनका ऑन्कोलॉजिस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट से आप ठीक तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उसके कई साइड इफेक्ट्स भी हैं और वो साइड इफेक्ट्स की बहुत बड़ी लिस्ट वॉल्ट को सुनाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसी के घर पे उनकी मेड को एक जॉइंट पड़ा हुआ मिलता है और उसके मॉम डैड को ये लगता है कि ये जैसी का ही काम है। उसके मॉम डैड उसे घर से बाहर निकलने को कहते हैं। जब जैसी घर से बाहर निकलता है और टैक्सी के लिए वेट कर रहा होता है तब जेकब वहाँ पे आता है और जैसी को थैंक्स कहता है, क्योंकि ये जॉइंट जेकब का था और जैसी ने ये बात किसी को नहीं बताई। जेकब उससे वो जॉइंट मांगता है, लेकिन जैसी वो जॉइंट उसे नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और स्काइलर डिस्कस कर रहे होते हैं। वॉल्ट स्काइलर से कहता है कि हमें इस ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि ये ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है और इसमें $90,000 तक का खर्चा आ सकता है। और इफ इस सब के बाद भी मैं नहीं बच पाता तो मैं इतनी बड़ी डेट, इतना बड़ा लोन तुम सब पे छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन स्काइलर और उसका बेटा वॉल्टर जूनियर उसे समझाते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है।
नेक्स्ट सीन में वॉल्ट अपने गाड़ी में गैस भरवाने के लिए जाता है। तभी उसे फिर से वो स्टॉक ब्रोकर दिखाई देता है और वो अपने फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तब वॉल्ट उसकी गाड़ी की बैटरी के साथ कुछ छेड़खानी करता है और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और इस सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट जा रहा होता है और बैकग्राउंड में गाड़ी ब्लास्ट हो रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही पिगमैन एक सेल्स जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में, बट इंटरव्यूअर उसे एक दूसरी टाइप की जॉब ऑफर करता है। उस जॉब में जेसी को एक कॉस्ट्यूम पहनना होगा और कंपनी के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना होगा। इंटरव्यूअर कर्टन खोलता है और जेसी को एक आदमी दिखाता है जो एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहन के वही काम कर रहा होता है। इंटरव्यूअर यही जॉब जेसी को ऑफर करता है। जेसी वहां से बाहर निकल जाता है। जब जेसी वहां से बाहर निकलता है तो वही अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ एम्प्लॉय जेसी के पास आता है। जेसी देखता है कि वो उसी का एक पुराना फ्रेंड था जिसका नाम बैजर होता है। वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बैजर उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी मेथ कुक करता है। जेसी कहता है कि मैंने अब ये काम छोड़ दिया है। बैजर उसे फिर से ये काम शुरू करने के लिए कहता है और कहता है कि हम ये काम पार्टनरशिप में कर सकते हैं। इसके बाद उसका ब्रेक पीरियड खत्म हो जाता है और वो फिर से अपने काम पे लौट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और स्काइलर एक दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने दोस्त के घर जाने के लिए हेजिटेट करता है और कहीं ना कहीं वॉल्ट अपने गिफ्ट को लेके भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा होता क्योंकि उसे लगता है कि ये गिफ्ट काफी छोटा सा गिफ्ट है और उसे लग रहा था कि बाकियों का गिफ्ट उसके गिफ्ट से काफी बेहतर होने वाला है। अब जब वॉल्ट वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि बाकी सबके गिफ्ट्स वहां पे पड़े होते हैं और वो काफी बड़े बड़े गिफ्ट्स होते हैं। ये देख के वॉल्ट और ज्यादा हेजिटेट करने लगता है क्योंकि उसका गिफ्ट बहुत ही छोटा और सिंपल सा होता है। उसका फ्रेंड एलियट और उनकी वाइफ ग्रेचर उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। हमें पता लगता है कि एलियट और ग्रेचर दोनों बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं जिसका नाम होता है ग्रे मैटर टेक्नोलॉजीज। हमें पता लगता है कि वॉल्ट, ग्रेचर और एलियट ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ग्रे मैटर टेक्नोलॉजीज भी वॉल्ट और एलियट ने मिलकर बनाई थी। इस कंपनी में वॉल्ट का दिमाग भी शामिल था, यानी वॉल्ट ने कई आइडियाज को एस्टैब्लिश किया और कई नई नई चीजें डिस्कवर की। लेकिन वॉल्ट अपने स्टेक्स बेच देता है क्योंकि उसे उस वक्त पैसों की खास जरूरत थी और अपना पूरा स्टेक बेच के वो इस कंपनी से अलग हो जाता है। वॉल्ट के जाने के बाद ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो होती है और आज ये कंपनी बहुत वेल एस्टैब्लिश बन चुकी है जिसकी वजह से एलियट और ग्रेचर दोनों बहुत ही अमीर हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही इस कंपनी के बचे हुए स्टेक होल्डर्स होते हैं। इस सीन से हमें ये भी समझ में आता है कि वॉल्ट काफी टैलेंटेड है और वो अगर चाहता तो बहुत तरक्की कर सकता था, लेकिन उसकी लाइफ में हुई कई सिचुएशंस की वजह से इतने टैलेंट के बावजूद भी वो आज सिर्फ एक टीचर ही रह गए। अब एलियट सभी गिफ्ट्स को खोलने लगता है तभी उसे वॉल्ट का गिफ्ट भी मिलता है। वो वॉल्ट का गिफ्ट खोलता है और उस गिफ्ट को देख के वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो जो गिफ्ट होता है वो उसे उसके कॉलेज दिनों की याद दिला देता है। नेक्स्ट सीन में एलियट और वॉल्ट काउच पे बैठे बातें कर रहे होते हैं। एलियट वॉल्ट को एक जॉब ऑफर करता है अपनी कंपनी में। साथ ही में वो ये भी बताता है कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज को हेल्थ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। वॉल्ट ये सुन के समझ जाता है कि स्काइलर ने एलियट को वॉल्ट के कैंसर के बारे में बता दिया है। वॉल्ट को लगता है कि एलियट सिर्फ उस पर एक चैरिटी कर रहा है और इसीलिए उसे ये जॉब ऑफर कर रहा है। वॉल्ट स्काइलर से काफी गुस्सा होता है और पार्टी से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसी बैजर को बुला लेता है क्योंकि वो साथ में मेथ कुक करने का प्लान करते हैं। बैजर और जेसी दोनों उस डेजर्ट में जाते हैं अपनी वैन लेके और उसी वैन में मेथ कुक करना शुरू करते हैं। जेसी अब बहुत ही बढ़िया तरीके से मैथ कुक करना चाहता है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैथ कुक करना चाहता है जैसे कि उसने वॉल्ट को करते हुए देखा था। जैसे ही मैथ कुक करना शुरू करता है वो दोनों पूरा दिन लगा के मैथ कुक करते हैं। जब फाइनली मैथ बन जाता है तो जैसे उसे चेक करता है लेकिन उसे वो मैथ पसंद नहीं आता। लेकिन बैजर को वो मैथ देख के बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे उस मैथ के लॉट को उठा के बाहर फेंक देता है क्योंकि वो चाहता है कि एकदम सुपर क्वालिटी का मैथ बने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर जूनियर अपने दो दोस्तों के साथ एक बियर शॉप के बाहर खड़ा होता है। वो तीनों बियर खरीदना चाहते हैं लेकिन उन तीनों की एज इतनी नहीं थी। वो एक ऐसे इंसान को ढूंढने लगते हैं जो 21 प्लस हो, जिसके पास एक वैलिड आईडी हो और जो उनके लिए एक बियर की बोतल ला सके। वॉल्टर जूनियर को एक इंसान मिलता है, वो उससे जाके पूछता है लेकिन हमें पता लगता है कि वो इंसान एक पुलिस ऑफिसर है। वो इंसान वॉल्टर जूनियर को उसके डैड को कॉल करने को कहता है लेकिन वॉल्टर जूनियर हैंक को कॉल करता है और हैंक वॉल्टर जूनियर को वहां से लेके चला जाता है। हैंक स्काइलर को समझाता है कि वॉल्टर जूनियर काफी स्ट्रेस्ड है। जब से उसने अपने डैड की कैंसर की न्यूज सुनी है वो काफी स्ट्रेस्ड रहता है, इसीलिए वो ये गलती कर बैठा, यानी बियर, marijuana, ड्रग्स, इन सब में वो फंस गया, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। स्काइलर ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि marijuana कंज्यूम वॉल्टर जूनियर ने नहीं किया था बल्कि वॉल्ट ने किया था। फिर स्काइलर उनसे कहती है कि हमें वॉल्ट को समझाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जेसी के पास। हम देखते हैं कि जेसी और बैजर एक और बैच बनाते हैं। वो नया बना बैच भी जेसी को पसंद नहीं आता। जेसी उस नए बने बैच को भी फेंकने वाला होता है।
लेकिन बैजर उसे रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। जैसे ही बैजर को वैन से बाहर निकाल देता है और वैन को वहां से लेके चला जाता है और बैजर को वहीं डेजर्ट में छोड़ जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है वॉल्ट पे। वॉल्ट की फैमिली उसे समझा रही होती है। स्काइलर कहती है कि तुम्हें इस ट्रीटमेंट की खास जरूरत है और क्योंकि एलियट की कंपनी इस चीज का खर्चा देने को तैयार है तो हमें इस चीज के बारे में और नहीं सोचना चाहिए। हैंक और वॉल्टर जूनियर भी इसी बात का साथ देते हैं। हैंक कहता है कि हमें इस वक्त प्राइड और डिग्निटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और इस ट्रीटमेंट को करवा लेना चाहिए। और वॉल्टर जूनियर भी यही कहता है कि मैं हैंडीकैप्ड होने के बाद भी गिव अप नहीं करता हूँ तो आप गिव अप क्यों कर रहे हो। लेकिन मई का सोचना अलग था। वो कहती है कि वॉल्ट का कीमोथेरेपी के लिए जो डर है वो सही है, क्योंकि वॉल्ट जैसे काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी से डरते हैं और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी नहीं करवाना चाहते हैं लेकिन फैमिली के डर की वजह से उन्हें कीमोथेरेपी करवानी पड़ती है। उनकी लाइफ इस ट्रीटमेंट की वजह से काफी मिजरेबल हो जाती है। इफ वॉल्ट ये नहीं चाहता कि वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता तो ये डिसीजन उसी का है और उसे अपने डिसीजन लेने का राइट है। अब मरी और स्काइलर में डिबेट होने लगती है और वॉल्ट उन दोनों को शांत करवाता है और फिर अपना पर्सपेक्टिव सामने रखता है। वॉल्ट कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लिया और आज भी मुझे यही लगता है कि मेरी लाइफ के डिसीजंस आप सब लोग ले रहे हैं। मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय भी करनी है। जितना भी वक्त मेरे पास है मैं उसे एंजॉय करना चाहता हूँ। कीमोथेरेपी के बाद हो सकता है मैं पूरे दिन बेड पे पड़ा रहूं। हो सकता है जो मैं खाना खाता हूँ वो मैं एंजॉय ना कर पाऊँ, उसे फील ना कर पाऊँ, क्योंकि हो सकता है मेरा टेस्ट चला जाए, हो सकता है मेरे बाल उड़ जाए, हो सकता है उस थेरेपी के साइड इफेक्ट्स की वजह से मैं एक जिंदा लाश बन के रह जाऊँ। इसीलिए मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जितनी भी जिंदगी मेरे पास बची है मैं उसे जीना चाहता हूँ और उसे एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि पूरे दिन मैं बेड पे पड़ा रहूँ और मेरी वाइफ पूरे दिन मुझे हेल्प करने में बिता दे। मैं एक जिंदा लाश की तरह जीना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे डिस्कशन तो खत्म हो जाती है लेकिन स्काइलर वॉल्ट से काफी अपसेट होती है। कुछ वक्त बाद फाइनली वॉल्ट भी अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और स्काइलर हॉस्पिटल में होते हैं और उन्हें पता लगता है कि वॉल्ट की इंश्योरेंस कंपनी इलाज का पैसा नहीं दे पाएगी। तब स्काइलर कहती है कि हमें इलियट से ही हेल्प लेनी होगी। वॉल्ट कहता है कि ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में वॉल्ट गाड़ी में बैठा होता है और उसे ग्रेचर का कॉल आता है। ग्रेचर को भी पता लग गया था कि वॉल्ट को कैंसर है। ग्रेचर वॉल्ट से कहती है कि ये जो पैसे हम तुम्हें देने वाले हैं ये तुम्हारे ही पैसे हैं, क्योंकि जो तुमने इस कंपनी के लिए किया है उसी की वजह से ये कंपनी इतनी स्टैब्लिश हो पाई है। इस कंपनी में तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना हम दोनों का है। लेकिन वॉल्ट किसी भी चैरिटी या हेल्प के लिए मना कर देता है और फोन रख देता है। फाइनली वॉल्ट फिर से जेसी के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या हम फिर से मैथ कुक करना शुरू करें, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सिक्स्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी अपनी वैन में होते हैं। वॉल्ट जेसी को उन दोनों के रोल्स क्लियर कर देता है, यानी वॉल्ट सिर्फ मेथ बनाएगा और जेसी उनकी सेल्स हैंडल करेगा। वॉल्ट इस बिजनेस में एक साइलेंट पार्टनर की तरह काम करेगा और वो सिर्फ मेथ बनाने पे ध्यान देगा और सेल्स का काम सिर्फ जेसी संभालेगा, क्योंकि वो और ज्यादा खून खराबे में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपना लेक्चर ले रहा होता है और उसे कीमो के साइड इफेक्ट्स महसूस होने लगते हैं। वो बाथरूम में जाके वॉमिट करता है और पूरा फ्लोर खराब हो जाता है। वहां पे जेनिटर ह्यूगो उसकी मदद करता है और सब कुछ साफ कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर और वॉल्ट एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप में होते हैं। स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि आजकल तुम घर बहुत देर से आते हो जिसकी वजह से मुझे काफी चिंता होती है। वॉल्ट उससे कहता है कि स्कूल के बाद मुझे लॉन्ग वॉक्स पे जाना अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी दोनों मेथ कुक करने के प्रोसेस में लगे होते हैं। वॉल्ट मेथ कुक कर रहा होता है और वैन में उसे काफी गर्मी महसूस होने लगती है। वो खांसते खांसते वैन से बाहर आता है और वहीं पे गिर जाता है। जेसी उसकी उठने में हेल्प करता है और उसे अपनी चेयर पे बिठाता है। जेसी वॉल्ट से पूछता है कि उसे क्या हुआ। वॉल्ट की चेस्ट पे जेसी कीमोथेरेपी के निशान देख लेता है और वो समझ जाता है कि वॉल्ट को कैंसर है और वॉल्ट का इलाज चल रहा है और शायद इसी वजह से वो अपनी फैमिली के लिए पैसे जमा करना चाहता है। वॉल्ट भी फाइनली अपने कैंसर के बारे में जेसी को बता देता है। अब जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि वॉल्ट और जेसी अपना एक मास्क डेजर्ट में ही छोड़ जाते हैं। वो मास्क डीईए को मिल चुका होता है और उस मास्क पे एनालिसिस करने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये मास्क वॉल्ट के स्कूल से चोरी हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसी वॉल्ट को एक नया फोन गिफ्ट करता है और साथ ही उसे नए बने बैच के पैसे भी देता है। वॉल्ट उससे कहता है कि जिस लेवल का रिस्क वो ले रहा है इस इलीगल काम को करने के लिए उस हिसाब से ये पैसे बहुत कम है। वॉल्ट उससे कहता है कि हमें इस मेथ को होलसेल में सेल करना होगा। जेसी उससे कहता है कि क्रेजी एट के मरने के बाद उसकी जगह टूको ने ले लिए और वो टूको को अच्छे से नहीं जानता है, वो कैसा भी हो सकता है और टूको के साथ अकेले मिलने जाना बहुत रिस्की है। सीन शिफ्ट होता है और वॉल्ट स्कूल में होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्ट को फिर से वही इशू आता है और ह्यूगो उसकी फिर से मदद करता है। जब वॉल्ट की सिचुएशन बेटर होती है और वो लैब में होता है तभी वहाँ पे हैंक आ जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हैंक वॉल्ट से कहता है कि मुझे इन्वेंट्री चेक करनी है।
हैंक सबसे पहले ये चेक करता है कि लैब की चाबी किस किस के पास होती है। हैंक को पता लगता है कि कुछ टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, कुछ जेनिटर्स और प्रिंसिपल के पास ही लैब की चाबी होती है। हैंक को पता लगता है कि इस इन्वेंट्री में से काफ़ी चीज़ें गायब है, जिसे ऑब्वियसली वॉल्ट ने ही गायब किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसी का दोस्त स्किनी पीट उसे टूको से इंट्रोड्यूस करवाने लेके जाता है। जेसी टूको को मैथ ट्राई करवाता है, जो कि टूको को बहुत पसंद आती है। टूको को उस मैथ की क्वालिटी बहुत पसंद आती है। उस मैथ का प्राइस डिसाइड होता है $35,000 एक पाउंड के लिए। टूको वो सब मैथ रख लेता है और जेसी को निकलने को कहता है। जेसी पैसे मांगता है, तब टूको कहता है कि हम अपफ्रंट पैसा नहीं देते। जैसे ही ये पूरा बैच सेल हो जाएगा, उसे उसकी पूरी पेमेंट मिल जाएगी। जैसे इस डील के लिए तैयार नहीं है, उस डील को कैंसिल करने की बात करता है। वो चाहता है कि उसे ड्रग्स के बदले इमीडिएटली पैसा मिल जाए, उसे सेल से कोई लेना देना नहीं है। टूको इस बात को नहीं मानता। जैसी मैथ को लेके भागने की कोशिश करता है, लेकिन टूको उसे पकड़ लेता है और बहुत पीटता है, जिसकी वजह से जैसी हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक ह्यूगो को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि ह्यूगो के पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो काफ़ी ऐसी चीज़ें कर चुका है, काफ़ी चोरियों में इन्वॉल्व हो चुका है। और डीईए को पूरा पूरा शक होता है ह्यूगो पे कि ये जो सामान चोरी हुआ है, ये ह्यूगो ने ही चोरी किया है। वॉल्ट जेसी को फ़ोन करने की ट्राई कर रहा होता है, तब उसे पता लगता है कि जेसी तो हॉस्पिटलाइज हुआ है। स्किनी पीट उसे टूको के बारे में बताता है कि कैसे उसने जेसी को बहुत पीटा और उसी की वजह से जेसी हॉस्पिटल में है। हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की वजह से वॉल्ट के बाल झड़ने लगते हैं और वॉल्ट अपना पूरा सर शेव कर लेता है और अब वॉल्ट टूको से मिलने जाता है। वॉल्ट अपने साथ एक पैकेट लेके जाता है जिसमें बहुत से क्रिस्टल होते हैं। देख के हमें यही लगता है कि ये भी मेथ है। वॉल्ट टूको को बताता है कि उसका नाम है हाइजेनबर्ग। वॉल्ट टूको से $50,000 की डिमांड करता है। $35,000 उस पहले बैच का जो उसने जेसी से छीना था, उसके अलावा जो तुमने जेसी को पीटा और उसकी ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा होगा, उसके लिए $15,000 अलग से। इन बातों को टूको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता और उसे पे करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। वॉल्ट टूको को बताता है कि ये जो मैंने तुम्हें दिया है, ये मेथ नहीं है। वो क्रिस्टल का एक टुकड़ा उठाता है और उसे जमीन पे पटकता है। तभी उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग कांप जाती है और वॉल्ट के पास इन क्रिस्टल्स का पूरा एक बैग भरा पड़ा होता है। वो टूको को धमकाता है कि अगर वो ये पूरा बैग पटकेगा तो ये पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाएगी। टूको फाइनली वॉल्ट को सीरियसली लेता है और उसे पूरे पैसे पे करता है। टूको वॉल्ट से कहता है कि मुझे और मैथ्स चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैथ है और ये बहुत बिक सकता है। वॉल्ट टूको से कहता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट मीटिंग में 2 पाउंड मैथ्स दूंगा। और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि जेसी अपनी वैन में ही रेस्ट कर रहा होता है। जब से उसने एमिलियो और क्रेजी 8 की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया है, तभी से वो अपने घर पे नहीं रह पाता है और साथ ही वो ये भी सोचता है कि वो अपने घर को बेच ही दे, क्योंकि अब इस घर में वो और नहीं रह पाएगा। इसलिए वो अपने घर की सेल की एडवर्टाइजमेंट भी दे देता है। तभी वहाँ पे वॉल्ट आता है और वो जेसी को बताता है कि वो सब पैसे ले आया है। वॉल्ट जेसी को उसकी 50% देता है, साथ ही में एक्स्ट्रा $15,000 भी देता है। साथ ही में वॉल्ट ये भी बताता है कि अब हमें 2 पाउंड मैथ बनाना होगा, क्योंकि वो टूको को वादा करके आया है। जेसी वॉल्ट से कहता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। टूको को तुमने 2 पाउंड मैथ का वादा करके बहुत गलत किया, क्योंकि मैथ बनाने के लिए इन्हें स्यूडोफेड्रीन नाम की एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इनके पास इतनी क्वांटिटी में नहीं है। जैसे बताता है कि इस इंग्रेडिएंट का सप्लाई हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। इफ़ हम ड्रग स्टोर पे भी जाके देखें, तब भी हमें ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और स्काइलर अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर उससे कहते हैं कि इस ट्रीटमेंट का वॉल्ट पे काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी टूको से मिलने जाते हैं। उनके पास काफ़ी कम मैथ होता है। जो मैथ वो लाए थे वो आधा पाउंड भी नहीं होता, जबकि उन्होंने 2 पाउंड देने का वादा किया। तो जब वहाँ पे टूको आता है और उसे पता लगता है कि वॉल्ट बहुत ही कम मैथ लाया है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से टूको वॉल्ट को कम पैसे ही ऑफर करता है, लेकिन वॉल्ट पूरे पैसे मांगता है। वॉल्ट कहता है कि इसे इन्वेस्टमेंट की तरह समझो और मुझे पूरे पैसे दो। टूको वॉल्ट से कहता है कि ये पैसा मैं तुम्हें लोन की तरह दूंगा और इस पर इंटरेस्ट भी लूंगा। साथ ही में वॉल्ट उससे ये भी कहता है कि अगले हफ्ते वो 2 पाउंड की जगह 4 पाउंड मैथ लेके आएगा। टूको वॉल्ट पे यकीन करता है और उसे पैसे दे देता है। साथ ही में टूको वॉल्ट को वार्निंग भी देता है कि मुझसे पैसे लेना और वापस ना देना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और ये बात याद रखना। इस बार मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार मुझे मैथ सही क्वांटिटी में चाहिए। अब वॉल्ट के इस डिसीजन से जेसी काफ़ी टेंस्ड होता है। वॉल्ट एक नई लिस्ट बनाता है जिसमें काफ़ी नए इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड होते हैं और वो जेसी को लाने को कहता है। वॉल्ट कहता है कि अगर ये सब इंग्रेडिएंट्स हमारे पास आ गए तो हम डायरेक्टली ओरिजिनल केमिकल से बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स बना सकते हैं। जेसी इन बातों से बहुत घबराया हुआ होता है और वो इस काम को छोड़ना चाहता है, लेकिन वॉल्ट उसे ये विश्वास दिलाता है कि तुम ये काम कर सकते हो। इस काम को ख़त्म करने के बाद हम पूरी लाइफ तक का पैसा कमा सकते हैं और एक आसान ज़िंदगी जी सकते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर का बेबी शावर चल रहा होता है और वॉल्ट एक बहुत अच्छी स्पीच देता है अपने होने वाली बेटी के लिए। मरी भी स्काइलर के लिए एक प्रेजेंट लाई होती है। स्काइलर उस प्रेजेंट को खोलती है और हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट एक टियारा होता है, जो कि देखने से ही काफ़ी महंगा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर और वॉल्ट बातें कर रहे होते हैं। अब क्योंकि वॉल्ट ने टूको को 4 पाउंड मेथ बनाने का वादा किया था, तो अब उसे काफ़ी टाइम चाहिए मेथ बनाने के लिए। वॉल्ट स्काइलर को एक प्रोग्राम के बारे में बताता है और कहता है कि मैं वीकेंड्स में ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूँ। इस बात से वॉल्ट का इंटेंशन सिर्फ इतना ही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहता है मेथ बनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी के गैरेज में होते हैं। जेसी काफ़ी सामान लाया होता है। वॉल्ट जेसी से पूछता है कि इसमें मेथलमीन कहाँ है। जेसी कहता है कि मुझे वो नहीं मिला। अब वॉल्ट के हिसाब से उस इंग्रेडिएंट के बिना मेथ बनाना इम्पॉसिबल है। जेसी वॉल्ट से कहता है कि मैंने किसी से बात की थी मेथलमीन की सप्लाई के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहे थे और वो लोग भी मेथलमीन को एक जगह से चुराने वाले थे। वॉल्ट कहता है कि क्यों ना हम ही उस जगह से मेथलमीन चुरा लें। जेसी वॉल्ट से कहता है कि उस जगह से कुछ भी चुराना आसान नहीं होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। वॉल्ट के पास एक कमाल का आइडिया होता है जिससे वो आसानी से मेथलमीन चुरा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्काइलर उस टियारा को सेल करने के लिए वापस से उसी शॉप पे चली जाती है जहाँ से वो टियारा आया था। स्काइलर का इंटेंशन सिर्फ इतना ही होता है कि अभी उन्हें इस टियारा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ पैसों की ज़रूरत है। जब वो शॉप पे जाती है और ओनर उस टियारा को देखता है, तभी वो ओनर सिक्योरिटी बुलाता है और स्काइलर को पकड़ लेता है। साथ ही ओनर पुलिस को भी कॉल कर देता है। वो ओनर बताता है कि ये टियारा यहाँ से खरीदा नहीं गया, बल्कि चुराया गया था लगभग 1 हफ्ते पहले। हमें समझ में आता है कि मरी ने इस टियारा को खरीदा नहीं था, बल्कि चुराया था। स्काइलर अपना दिमाग चलाती है और वहाँ पे लेबर में जाने का नाटक करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे लोग घबरा जाते हैं और स्काइलर को जाने देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो मेथलमीन चुराने वाले थे। वहाँ पे जो गार्ड होता है वो टॉयलेट में जा रहा होता है। जब वो टॉयलेट में होता है, तब वॉल्ट और जेसी उसे टॉयलेट में ही बंद कर देते हैं। अब वॉल्ट और जेसी उस दरवाजे को खोलने जाते हैं। उस दरवाजे पे लॉक लगा होता है। तब वॉल्ट थर्माइट की मदद से उस दरवाजे को उड़ा देते हैं। वॉल्ट और जेसी मेथलमीन से भरा एक बहुत बड़ा टब वहां से उठा के निकल लेते हैं। नेक्स्ट डे जब वॉल्ट और जेसी डेजर्ट के लिए निकलने की कोशिश करते हैं अपनी वैन में, तो वो देखते हैं कि वैन तो चल नहीं रही है। अब क्योंकि वैन नहीं चल रही है और वो कहीं और तो जा नहीं सकते मैथ बनाने के लिए, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो जेसी के घर के बेसमेंट में ही मैथ बनाएंगे। अब जैसा हमने शुरू में देखा था कि जेसी अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, तो उसी दिन जेसी के घर को देखने के लिए काफ़ी लोग आने वाले थे, लेकिन जेसी इस बात को भूल चुका था। वॉल्ट बेसमेंट में ही मैथ बनाने का प्रोसेस शुरू करता है और जेसी भूल चुका होता है कि दोपहर के वक्त इस घर को देखने के लिए लोग आने वाले थे और वो अपने काम में बिजी होते हैं। जब धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग आने लगते हैं, जेसी उन लोगों को बेसमेंट से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक इंसान बेसमेंट में आने की जिद करता है, तब जेसी तंग आके सभी को उस घर से बाहर निकाल देता है। फिर फाइनली वॉल्ट और जेसी अपना काम निपटा लेते हैं, मैथ तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर मरी से बात करने के लिए उसके पास जाती है। मरी इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है कि उसने ये टियारा चुराया था। स्काइलर और मरी की बहस हो जाती है और स्काइलर लड़के अपने घर वापस आ जाती है। अब वॉल्ट भी घर आ चुका है और स्काइलर वॉल्ट को बताती है कि मरी ने जो टियारा हमें गिफ्ट किया था वो चोरी का था, और स्काइलर उससे बहुत गुस्सा होती है। वॉल्ट भी यही सोचा होता है कि जब स्काइलर को यह पता लगेगा कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, तो उस पर क्या गुजरेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी टूको से मिलने जाते हैं और टूको को वो सब मेथ दे देते हैं, जो कि 4 पाउंड से भी ज़्यादा मेथ था। टूको वो मेथ देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बढ़िया क्वांटिटी में मेथ मिल गया था। टूको देखता है कि इस मेथ का कलर ब्लू होता है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि इस मेथ की क्वालिटी अभी भी उतनी ही बढ़िया है, उतनी ही प्योर है, और टूको उसे मेथ के बदले ढेर सारे पैसे दे देता है। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो टूको की टीम का एक इंसान वॉल्ट से कहता है कि बस ये याद रखना कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। टूको को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और टूको अपने ही आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और इतना ज़्यादा मारता है कि वो आदमी बेहोश ही हो जाता है, और अपने दूसरे आदमी से कहता है कि इसकी बॉडी उठा के गाड़ी में रख दो। और इस पूरी सिचुएशन को देख के वॉल्ट और जेसी बहुत डर जाते हैं, और वॉल्ट और जेसी यही सोच रहे होते हैं कि हम कैसे साइको इंसान के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाता है।